वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई विडुदलाई पार्ट 2 को लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आई बटन या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। सेकंड पार्ट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब इस मूवी के बारे में बात करें तो ये सिर्फ मूवी नहीं है, इट्स एन आर्ट मैन आर्ट। बहुत ही एंगेजिंग से चलने लगती है मूवी। काफी सारे पोर्शंस को ऐड किया है। मूवी का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 3 घंटे के आसपास है। तो इन शॉर्ट में मैं आपको कहानी सुना दूंगा। सेकंड पार्ट में पेरुमाल की कहानी को दिखाया गया है कि किस तरह से एक स्कूल मास्टर अपनी खुद की एक पार्टी बनाकर इतनी बड़ी कम्युनिटी फॉर्म की और सिस्टम ने इसको नक्सल का नाम दे दिया। तो चलिए देखते हैं पेरुमाल की कहानी। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत होती है पहले पार्ट के एंडिंग से, जहाँ पर पुलिस वाले पेरुमाल को गिरफ्तार कर लेते हैं। पेरुमाल डीएसपी से कहने लगता है कि तुम्हारा सिस्टम लोगों को डिवाइड करके रूल करता है। जात पात, भेदभाव, इन्हीं चीजों के बलबूते पर तुम लोगों की हुकूमत चलती है। ऐसी आम पब्लिक को हम एक करने का काम करते हैं और आपका सिस्टम हमारे काम को नक्सल का नाम दे दिया। एक बच्चा पैदा होते ही आपका सिस्टम उस बच्चे को डिवाइड कर देता है कि ये बच्चा इस कैस्ट का है, इस जाति का है। लेकिन हमारी कम्युनिटी पार्टी इस चीज को नहीं समझती। हम लोग एक करने का काम करते हैं। आप ही बताओ कौन नक्सलवादी है, अलग करने वाले या तो फिर जोड़ने वाले। दूसरी तरफ वो मिस्टर चीफ सेक्रेटरी और कुछ ऑफिसर्स के पास जाकर उन पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि आप लोगों ने किसे पूछकर गांव में जाकर फायरिंग कर दी। आप लोगों की इस कांड की वजह से कुछ पब्लिक मारी गई, स्पेशली छोटा बच्चा और औरतें। चीफ सेक्रेटरी कहने लगता है कि सर एक्चुअली हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। लास्ट मोमेंट में डीएसपी ने ऐसा डिसीजन ले लिया और झटके में सब कुछ बदल गया। मिनिस्टर कहने लगता है अरे यार तुम लोगों का क्या, आज यहाँ पर रहोगे कल दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाओगे, लेकिन मुझे तो यहीं पर रहना है ना। मैं पब्लिक को और मीडिया वालों को क्या जवाब दूंगा। वो ऑफिसर्स कहने लगते हैं अरे सर आप इतना फिक्र मत करिए, इस मिशन की वजह से एक अच्छा काम तो हुआ, पेरुमाल पकड़ा गया। अगर कल सुबह हम ये न्यूज छाप देंगे तो सारा पब्लिक का अटेंशन इस पर ही होगा। ये सुनने के बाद वो मिनिस्टर थोड़ा खुश होने लगता है क्योंकि इसके माइनिंग का काम दोबारा शुरू होगा। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ वो राघवेंद्र कुमरेशन को सस्पेंड कर देता है। ये चीज हमने पहले पार्ट में भी देखा था। इस तरफ डीएसपी पेरुमाल से पूछताछ करते हुए एक हेड कांस्टेबल से कहने लगता है कि इसके कपड़े लाकर दे दो। पेरुमाल अपने कपड़े पहनते हुए इस हेड कांस्टेबल से कोडिंग लैंग्वेज में बात करने लगता है। मतलब ऐसा कहने लगता है कि अरे यार तुम लोगों की जिंदगी भी बहुत ही अजीब है, एक दिन भी तुम लोगों को लीव नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारे हायर ऑफिसर्स को बहुत ही अच्छी तरह से लीव मिलता है। वो लोग तो अपने बीवी बच्चों के साथ मूवीज देखने जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। रिसेंटली मैंने भी गांव में आकर थिएटर में मूवी देखा। सो बाद में वो हेड कांस्टेबल बाहर आकर 2 लोगों से कोडिंग लैंग्वेज में बात करने लगता है। मतलब इनडायरेक्टली ये इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि पेरुमाल यहीं पर है। धीरे धीरे ये खबर पेरुमाल के सारे आदमियों में फैल जाती है। पेरुमाल की कम्युनिटी में ही एक लॉयर होता है, वो फटाफट से डिसीजन लेने लगता है। मतलब अगर कल को पुलिस वाले पेरुमाल को कोर्ट में सबमिट करेंगे तो ये लॉयर किस तरह से एक्शन लेगा। कुछ सबूत इकट्ठा करने के लिए वो लॉयर एक रिपोर्टर को भी वहाँ पर भेजने लगता है। सो वो रिपोर्टर चोरी चुपके वहाँ पर जाकर कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह को क्लिक करने लगता है। वहाँ पर एक लड़की को बांध के रखा होता है, पहले पार्ट में आपने देखा था ना। इस तरफ डीएसपी सुनील को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पेरुमाल को यहाँ पर रखना सेफ नहीं है, उसको दूसरे बेस पर ही शिफ्ट करना बेहतर होगा, जो बहुत ही घने जंगलों में होता है। एक पुलिस वाला डीएसपी से कहने लगता है अरे सर वो रास्ता तो बहुत ही कठिन है। रिसेंटली राघवेंद्र सर ने कुमरेशन को सस्पेंड कर दिया, वही अच्छा ड्राइवर है। डीएसपी कहने लगता है कि अब ईगो दिखाने का टाइम नहीं है, उसे फटाफट से वापस बुलाओ। उसी वक्त कुमरेशन अपने बोरिया बिस्तर बांधकर जा रहा होता है। फटाफट से इसको बुलाने पर वो अपनी वर्दी दोबारा पहन लेता है और ऊपर से रिसेंटली इसकी शादी भी होने वाली होती है ना, तो इसको लीव नहीं मिलती। सो बाद में कुछ पुलिस वाले पेरुमाल को लेकर दूसरे चेक पोस्ट के पास ले जाने लगते हैं। इस टीम में राघवेंद्र, कुमरेशा और 4-5 बंदे होते हैं। रास्ते के दरमियान पेरुमाल इन पुलिस वालों को अपनी कहानी सुनाते रहता है। कहने लगता है कि मेरी कहानी जानने से पहले आप लोगों को करुप्पन के बारे में जानना होगा। वहीं से असली कहानी स्टार्ट हुई। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। बहुत साल पहले करुप्पन नाम का एक बंदा और उसके साथ कुछ बंदे मिलकर एक जमींदार के घर में घुसने लगते हैं। ये लोग बहुत ही पक्का प्लानिंग करके जमींदार के घर में घुसकर कुछ लोगों को मार देते हैं। बाद में वो करुप्पन उस जमींदार के कमरे के पास जाकर दरवाजा खटखटाने लगता है। जमींदार अंदर से कहने लगता है कि तुम लोग चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ये सालों से चलता आ रहा है और ये हमारा हक है। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो मैं एक एक करके मार दूंगा। यहीं पर हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली इस जमींदार के पास करुप्पन की होने वाली बीवी होती है। मतलब पुराने जमाने में
ऐसा रिवाज हुआ करता था कि नीची जाति में किसी की भी शादी होने वाली होती है तो शादी होने से पहले उस लड़की की फर्स्ट नाइट इस जमींदार के साथ होगी। सो करुपन अपनी दुल्हन को बचाने के लिए अपनी टीम के साथ इस जमींदार के पास आकर इसको मार देता है। खैर दूसरे दिन उस जमींदार के कुछ लोग गांव वालों पर बहुत ही जुल्म उठाने लगते हैं। जिन जिन लोगों ने करुपन का साथ दिया था या करुपन को जानते हैं, करुपन उस जमींदार को मारने के बाद अपनी दुल्हन के साथ कहीं पर छुप गया। सो उसी का पता करने के लिए ये लोग इन गांव वालों पर जुल्म करते रहते हैं। अब इसी गांव में पेरुमाल भी एक स्कूल मास्टर की तरह काम करते रहता है। इस चीज को देखकर पुलिस वालों को यहाँ पर बुला ले आता है, लेकिन पुलिस वालों भी इन जमींदारों के नीचे ही काम करते रहते हैं ना। पेरुमाल करुपन की कुछ बातें याद करने लगता है कि कुछ दिनों पहले करुपन ने पेरुमाल के पास आकर अपनी शादी पर बुलाने लगा था। खैर ये पुलिस वाला करुपन की फैमिली वालों को ये समझाने लगता है कि तुम किसी भी तरह से अपने बेटे को फाइंड आउट करके सरेंडर होने के लिए कहो। अगर वो सरेंडर होगा तो कोर्ट जाकर वो अपनी सजा भुगत कर वापस आ जाएगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो ये जमींदार तुम लोगों पर ऐसे ही जुल्म उठाते रहेगा। अरे मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगा ना। एक्चुअली ये पुलिस वाला भी जमींदार के खानदान वाला ही होता है। सो इस पुलिस की बातें पेरुमाल भी सुनने लगता है। तो रात के वक्त पेरुमाल उस पुलिस वाले के पास जाकर यही बात समझाने लगता है कि सर करुपन और उसकी दुल्हन कहाँ पर है मुझे पता है। अगर आप 2 पुलिस वालों को मेरे साथ भेजोगे तो मैं उनको बाहर लाकर सरेंडर करवा दूंगा। मुझे डर है कि जमींदार के लोग कहीं करुपन को ना मार दे। पेरुमाल करुपन और उसकी दुल्हन के पास जाकर बाहर आने के लिए कहता है। सारी चीजें समझाने लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, सारी चीजें वो पुलिस वाला देख लेगा। तभी यहाँ पर उस जमींदार का बेटा और उसके आदमी आकर पेरुमाल करुपन और उसकी दुल्हन पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं। सच में यह सीन बहुत ही मस्त लगी मुझे, मतलब जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। हाथापाई के दौरान वो जमींदार का बेटा पेरुमाल को जख्मी करके बेहोश कर देता है। बेचारा अकेले करुपन ही उन लोगों से फाइट करते रहता है। बहुत ही लंबी फाइट होने के बाद वो लोग बेचारे करुपन को मार देते हैं। जमींदार का बेटा अपने आदमियों से कहने लगता है कि इस नीची जाति बंदे के टुकड़े टुकड़े करके गांव के बीचों बीच लाकर रख दो ताकि इन द फ्यूचर ऐसी हरकत दोबारा कोई ना करे। इन गंदे लोगों के ऊपर हमारा हक है। और इसी तरह जाते जाते पेरुमाल के छोटी सी स्कूल को भी जला देते हैं। प्रेजेंट डे पर वो रिपोर्टर जिसने फोटोज खींचा था ना, वो किसी न्यूज़पेपर को फोन करके यही कहने लगता है कि सर मेरे पास कुछ सबूत है, यहाँ पर पुलिस वालों की जुल्म हद से ज्यादा हो चुकी है, पेरुमाल की सच्चाई बाहर आनी चाहिए सर। तो वो बंदा कहने लगता है ठीक है, तुम फोटोज लेकर हमारे हेड ऑफिस पर आ जाओ। इस तरफ पेरुमाल इन पुलिस वालों को दोबारा अपनी कहानी कंटिन्यू सुनाने लगता है। उस दिन जब पेरुमाल जख्मी होकर बेहोश पड़ा था तो उस वक्त केके और उसके आदमी पेरुमाल के पास आकर इसकी जान बचाई। पेरुमाल कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। केके कहने लगता है सर नहीं, आप मुझे साथी कहकर बुलाइए। कहने लगता है कि अगर हम अच्छे बनकर रहेंगे तो इस सिस्टम को बदल नहीं पाएंगे, इसके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहिए, उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसके बाद से पेरुमाल केके के स्पीचेस को सुनने लगा। केके की स्पीचेस से पेरुमाल को ये बात पता चलती है कि इस सिस्टम के अंदर बदलाव लाना चाहिए, इस भेदभाव को मिटाना चाहिए। जो ये जमींदार और सिस्टम छोटी जाति लोगों के ऊपर जो जुल्म उठाते हैं, उन जुल्मों को मिटाना ही इनका काम है। बहुत ही कम टाइम में पेरुमाल और केके के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। केके की टीम का झंडे का कलर होता है लाल। आसपास के छोटे मोटे गाँव में जाकर जागृति का काम करते रहता है। एक दिन पेरुमाल केके के घर में जाता है। उसके घर में इसके बेटे की फोटो होती है। बेटे के बारे में पूछने पर केके कहने लगता है कि 2 साल पहले किसी सीमेंट फैक्ट्री के सिलसिले में हम लोग आंदोलन कर रहे थे। सो पब्लिक को भड़काने के इल्जाम में हम लोगों को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स आए। उस वक्त मैं और मेरी टीम मेंबर्स किसी जगह पर जाकर छुप गए। पुलिस वाले मेरे घर पर आकर पूछताछ के नाम पर मेरे बेटे को पुलिस स्टेशन पर ले गए, लेकिन अभी तक मेरा बेटा नहीं लौटा। 2 साल बीत चुके हैं। खैर धीरे धीरे पेरुमाल भी लोगों के अंदर जाकर स्पीचेस बोलना स्टार्ट करता है, हूबहू केके की तरह। एक दिन कुछ लोग केके पर हमला करने की वजह से केके बहुत ही जख्मी हो जाता है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चलते रहता है इसका। केके और उसके पार्टी वाले जिसके भी खिलाफ जाते वो लोग इन पर हमला करते रहते, चाहे पुलिस वाले हो, सिस्टम हो, जमींदार हो। खैर यहाँ पर केके पेरुमाल को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम सौंपने लगता है कि रिसेंटली केके के पार्टी का एक मेंबर एक शुगर फैक्ट्री में गया था, वहाँ पर अपने पार्टी के बारे में जागरूक करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों ने उस बंदे को मार दिया, मतलब वो मिसिंग हो गया। तो अब ये काम पेरुमाल को सौंपने लगता है कि तुम उस शुगर फैक्ट्री पर जाकर उस बंदे का भी पता करो और उसी तरह से हमारे पार्टी के बारे में भी जागरूक करो। पेरुमाल के साथ कुछ और बंदे भी जाने लगते हैं वहाँ पर।
इन्हीं की टीम मेंबर में एक लड़की भी होती है जो लड़के की तरह दिखती है, मतलब इसके बाल छोटे होते हैं। तो पेरुमाल पहले सोचने लगता है कि ये तो लड़का है। इस लड़की का नाम होता है लक्ष्मी, जो केके की पार्टी में ही रहते हुए लोगों के अंदर जाकर समाज को जगाने का काम करती रहती है। खैर दूसरे दिन पेरुमाल अपना नाम बदलकर उस शुगर फैक्ट्री में ज्वाइन हो जाता है। पहले ही दिन पेरुमाल ये देखता है कि लक्ष्मी एक आलीशान कार में इस शुगर फैक्ट्री पर आई है। शॉकिंग बात यह है कि ये शुगर फैक्ट्री इसके फादर की ही होती है। शुगर फैक्ट्री का नाम ही होता है लक्ष्मी शुगर फैक्ट्री। एक और बात यह है कि लक्ष्मी अपने फादर और अपने भाई के बहुत ही खिलाफ होती है। इतनी रिच होने के बावजूद भी ये लक्ष्मी बहुत ही सिंपल सीधी सादी सी जिंदगी गुजारती रहती है केके के साथ मिलकर। लक्ष्मी हमेशा शर्ट और लुंगी पहनकर घूमती रहती है, एक मर्द की तरह। ये बात इसके घर वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, लेकिन लक्ष्मी का फादर लक्ष्मी से बहुत ही प्यार करते रहता है। इसकी सारी हरकतें इग्नोर ही करते रहता है, क्योंकि लक्ष्मी का फादर ये समझने लगता है कि लक्ष्मी इसके लिए लकी है। दूसरी तरफ पेरुमाल फैक्ट्री के अंदर अपने तरीके से काम शुरू कर देता है, वर्कर्स को उनके हक वगैरह सुनाते रहता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि रिसेंटली केके का एक बंदा मरा है ना, उसके रिलेटेड जब ये वर्कर्स पुलिस स्टेशन पर जाकर कंप्लेंट देने की कोशिश की तो वो पुलिस वाले इनकी कंप्लेंट ही नहीं ली। किसी को कुछ नहीं पता उस बंदे के साथ क्या हुआ। पेरुमाल वर्कर्स को यही समझाते रहता है कि अगर हम सारे लोग एक साथ रहेंगे तो वो लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी तरफ लक्ष्मी के फादर और भाई को ये बात पता चलती है कि कल सारे वर्कर्स मिलकर एसपी ऑफिस जा रहे हैं इनके ऊपर कंप्लेंट देने के लिए। सो इस चीज को रोकने के लिए लक्ष्मी का फादर और उसका भाई एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं कि फैक्ट्री के अंदर एक और एक्सीडेंट करवा देंगे। उसी वक्त पुलिस वाले लक्ष्मी के भाई को पुलिस स्टेशन पर ले जाने लगते हैं पूछताछ करने के लिए। एक और शॉकिंग बात यह है कि इसके ऊपर कंप्लेंट देने वाली और कोई नहीं लक्ष्मी ही होती है। जब पेरुमाल सारे लोगों के लिए खाना बना रहा होता है तो उसके पास आकर यही बात कहने लगती है कि अगर 2 दिन जेल में रहेगा तो कुछ ज्यादा बिगड़ नहीं जाएगा, अकल तो ठिकाने आएगी। अब इसी बातों ही बातों में लक्ष्मी अपने बारे में पेरुमाल को कुछ बातें बताने लगती है कि सारे लोग लक्ष्मी से यही पूछते रहते हैं कि तुम्हारे बाल इतने छोटे क्यों है, लेकिन पेरुमाल ने इससे ये सवाल नहीं किया। कहने लगता है कि आपके बाल है आपकी मर्जी, लेकिन लक्ष्मी इसका रीजन बताने लगती है कि कम उम्र में ही लक्ष्मी की शादी हो गई थी, लेकिन लक्ष्मी की मैरिड लाइफ इतना खास नहीं गुजरी। इसका हस्बैंड इससे झगड़ा करने लगा, मारने पीटने लगा। इसी दरमियान में इसका हस्बैंड एक दिन इसके बाल पकड़ लिया, तब उसको ऐसा लगा कि लक्ष्मी बहुत ही कमजोर है। उस वक्त लक्ष्मी ने उसके कमजोर चीज पर लात मारकर वहाँ से निकल आ गई, इसलिए इसने अपने बाल काट लिया। खैर उसके बाद से पेरुमाल और लक्ष्मी के बीच अच्छी खासी दोस्ती होने लगती है। पेरुमाल लक्ष्मी को लाइक करने लगता है। पहले ये बात केके को सुनाने लगता है। केके कहने लगता है अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर हम लोग कहीं पर जाकर स्पीच देंगे तो वो लोग यही कहेंगे कि आपके तो कोई फैमिली नहीं है, आपके मरने पर कोई भी आपकी फैमिली वाले नहीं आएंगे। अगर हमने शादी कर लिया तो हमारे भी बीवी होंगे, बच्चे होंगे, तो लोग हम पर उंगली नहीं उठा सकते। अच्छी बात है पेरुमाल, तुम भी अपनी फैमिली स्टार्ट करो। इस तरह से बहुत मोटिवेट करने लगता है। सो एक रात पेरुमाल बहुत ही मुश्किल से लक्ष्मी को प्रपोज कर ही देता है, क्या हम दोनों शादी कर लें? जवाब में लक्ष्मी कहने लगती है कि मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। फाइनली कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। खैर प्रेजेंट डे पर यहाँ से जीप आगे नहीं जा सकती, जिसकी वजह से पुलिस वाले पेरुमाल को पैदल ही उस चेक पोस्ट के पास ले जाने लगते हैं। अब यह रास्ता भी बोरिंग से ना कटे, पेरुमाल दोबारा अपनी कहानी को कंटिन्यू करने लगता है। फ्लैशबैक में वो जो बंदा मिसिंग हो गया था ना, उस बंदे की लाश एक तालाब में मिलती है। इसी गुस्से की हालत में उमापति नाम का एक बंदा मैनेजर को बहुत मारने पीटने लगता है, चैलेंज करने लगता है कि हम इस शुगर फैक्ट्री में हमारी पार्टी बनाकर ही रहेंगे। दूसरे दिन जब वो उमापति फैक्ट्री में काम कर रहा होता है तो मैनेजर का एक बंदा उमापति को मशीन में गिरा देता है, मतलब नीचे बेहोश पड़ा होता है। पेरुमाल मैनेजर को धमकाने लगता है कि अगर तुम लोगों ने मशीन्स बंद नहीं किया सारी फैक्ट्री को जला देंगे। सो इसी हादसे के बाद पेरुमाल का काम सक्सेस होता है, मतलब अपने पार्टी में कुछ वर्कर्स को शामिल कर लेता है, सारे वर्कर्स को एक बनाता है। अगर हम एक यूनिटी की तरह रहेंगे तो बड़े लोग हमारे आगे सर झुकाएंगे। खैर प्रेजेंट डे पर पेरुमाल के पार्टी मेंबर्स को ये बात पता लग जाती है कि पुलिस वाले पेरुमाल को किसी दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। सो पेरुमाल के आदमी जबरदस्त प्लान बनाने लगते हैं पेरुमाल को छुड़ाने के लिए। दूसरी तरफ वो डीएसपी उस हेड कांस्टेबल को पहचान लेता है, उसको बहुत मारने पीटने लगता है। मतलब ये हेड कांस्टेबल भी पेरुमाल का पार्टी का एक मेंबर है। राघवेंद्र को वॉकी टॉकी के जरिए से यही बात सुनाने लगता है कि तुम्हारी कंपनी में ही वो इन्फॉर्मर है हेड कांस्टेबल, और हाँ आप किसी पर भी भरोसा मत करिए। और एक और बात यह है कि आपके साथ जो पुलिस वाले हैं उनमें भी
एक बंदा पेरुमाल का है, सो किसी भी हालत में पेरुमाल बचना नहीं चाहिए। अब यह सुनने के बाद राघवेंद्र के तो मूंछ ही निकल जाती है। वो पुलिस वाले राघवेंद्र को सही रास्ता बताने पर भी उस रास्ते पर नहीं चलता है। हर रास्ते के दरमियान पेरुमाल दोबारा अपनी कहानी को कंटिन्यू करने लगता है। एक दिन पेरुमाल और केके के सामने एक केस आता है कि किसी गाँव में एक जमींदार वर्कर्स को अपनी खेती में काम करवा के उन पर बहुत ही जुल्म उठा रहा है। मतलब ढंग से पैसे नहीं दे रहा, इवन एक माँ को भी परमिशन नहीं देता कि उसके बच्चे को वो दूध पिलाए। सो पेरुमाल और केके उन वर्कर्स के पास जाकर उनके अंदर जागरूकता पैदा करने लगते हैं, सुनाने लगते हैं कि उनके हक क्या है, कब से कब तक काम करना चाहिए। खैर कुछ दिनों के बाद बंगाल में रहने वाला शांतन नाम का एक बंदा केके से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली ये भी एक रेवोल्यूशनरी बंदा होता है बंगाल में। जगह जगह पर काफी सारे मीटिंग अरेंज करके और भी काफी सारे बातें सुनाने लगता है। अब इसी दरमियान में कुछ पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि बंगाल से एक नक्सलवादी यहाँ पर आया है, लेकिन शायद वो बंदा इनके हाथ नहीं लगता। स्पेशली वो बंगाल वाला बंदा स्टूडेंट्स के अंदर बहुत रेवोल्यूशन लाने लगता है। खैर इसके कुछ दिनों के बाद पेरुमाल और केके के बीच एक हल्की सी तू में होने लगती है। मतलब एक्चुअली केके बहुत ही शांति के साथ काम करने वाला बंदा होता है, कोर्ट कचहरी जाकर लोगों के हक दिलवाना, लेकिन ऐसे काम की वजह से कुछ ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा होता है पेरुमाल को। पेरुमाल केके से यही कहने लगता है कि अब हमें पलटकर लड़ना पड़ेगा। कितने दिनों से वो लोग हमें मारते पीटते आ रहे हैं, अब हमें भी जवाब देने का टाइम आ गया। चुप बैठने से हमारे हक हमें नहीं मिलेंगे, हमें हमारे हक को छीनना पड़ेगा। सो इसी सोच की वजह से पेरुमाल केके की पार्टी से निकल जाता है। पेरुमाल अपने खुद की अलग पार्टी बनाने लगता है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई भी कनेक्शन कट नहीं होता। सो पेरुमाल कुछ नौजवानों को इकट्ठा करके उनके अंदर जागरूकता लाने लगता है। पेरुमाल अपने पार्टी का नाम रखता है तमिल प्रजा दल। खैर एक दिन जब पेरुमाल अपने घर में कुछ मीटिंग कर रहा होता है तो तभी केके की बीवी पेरुमाल के पास आकर कहने लगती है कि अभी तक मेरे पति घर वापस नहीं आए, मुझे बहुत ही घबराहट हो रही है। सो पेरुमाल और उसके साथी हर जगह पर केके को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी एक बंदा पेरुमाल को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि एक जमींदार का बेटा किसी बूढ़े आदमी को लेकर राइस मिल के पास गया। दूसरी तरफ वो जमींदार का बेटा केके को बहुत जख्मी कर चुका होता है। मतलब रिसेंटली केके ने किसानों के पास जाकर उनके हक के बारे में बताया था ना, तो वही जमींदार गुस्से में आकर केके को अब किडनैप कर चुका होता है। बहुत दिनों से ही जमींदार का बेटा प्लान करके बैठा होता है कि मौका मिलेगा तो केके को मार देगा। आज मौका मिला और केके को मार भी देता है। थोड़ी देर के बाद पेरुमाल और उसके आदमी केके को फाइंड आउट करके स्पेशली पेरुमाल बहुत रोने लगता है, क्योंकि केके इसके बड़े भाई जैसा था। पेरुमाल की जिंदगी में केके की मौत एक बहुत बड़ा सदमा होता है। पेरुमाल अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहने लगता है कि हमें इसका बदला जरूर लेना होगा। अगर हमने अब कदम नहीं उठाएंगे तो वो लोग ऐसे ही हमारे हर एक बंदे को मारते रहेंगे। तो यहाँ से पेरुमाल और उसके पार्टी मेंबर्स चुन चुन के बड़े लोगों को मारते चले गए। इवन लक्ष्मी के फादर और भाई को भी मार देते हैं ये। अब इसके कुछ दिनों के बाद पेरुमाल और लक्ष्मी पेरेंट्स बनते हैं और इसी तरह धीरे धीरे पेरुमाल का नाम नक्सल्स में शामिल होते रहता है। पेरुमाल अपनी फैमिली को लेकर कभी ये गांव घूमता, कभी वो गांव घूमता। अपने आंदोलन की वजह से पेरुमाल जब जब चुप चुप के अपनी फैमिली से मुलाकात करने के लिए आता जाता रहता है। प्रेजेंट डे पर जब राघवेंद्र पेरुमाल को ले जा रहा होता है तो पेरुमाल आगे नहीं बढ़ता। तभी पेरुमाल एक छोटा सा पत्थर लेकर राघवेंद्र के आगे फेंकने लगता है। तब जाके ये बात पता चलती है कि राघवेंद्र के आगे बहुत बड़ी खाई है। अगर ये 2 कदम भी आगे बढ़ाता तो इसकी हड्डियां भी नहीं मिलती। बात यह है कि पेरुमाल इस राघवेंद्र को सही रास्ता बता रहा था, लेकिन राघवेंद्र किसी की भी बात को ना मानते हुए ये अपने रास्ते जाते रहता है। बाकी पुलिस वाले पेरुमाल से रिक्वेस्ट करने लगते हैं, सर अब इस घने जंगल में आप ही हमको रास्ता दिखाइए, हमें तो रास्ता पता नहीं। लेकिन राघवेंद्र को ये बात पसंद नहीं होती। अपने टीम मेंबर्स को डांटने लगता है कि तुम लोग पुलिस वाले होकर एक क्रिमिनल की बात को मानोगे, तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं अकेले जाकर रास्ता फाइंड आउट करके आता हूँ। इसी दरमियान में पेरुमाल बाकी पुलिस वालों को एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए बात को समझाने की कोशिश करने लगता है कि मान लो आप एक कार चला रहे हो, सडनली आपके सामने एक बंदा आ गया और उसी रास्ते के बगल में 5 लोग बैठे हैं, तो आप लोग क्या डिसीजन लोगे? क्या आप एक बंदे को मारोगे या तो फिर वो 5 बंदों को? एक बंदा कहने लगता है, अरे सर 5 लोगों की जान को बचाने के बदले एक बंदा तो मारना पड़ेगा ना। पेरुमाल कहने लगता है, जिसका मतलब एक गांव बेहतर बनाने के लिए एक बंदे की जान ले सकते हैं, उसी तरह एक शहर बचाने के लिए एक गांव को बलि दे सकते हैं, और उसी तरह एक देश बचाने के लिए एक शहर को भी बलिदान देनी होगी। मान लो अगर उस एक बंदे के बदले आपका कोई अपना हो तो
क्या आप उसकी जान लोगे या तो फिर 5 लोगों की? अगर उस गांव में आपका कोई अपना हो तो क्या आप उस गांव की बलि दोगे? ये बड़े बड़े लोग अपने लिए, अपनों के लिए दूसरों की बलि देते आ रहे हैं। उसी चीज को मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी कोशिशों की वजह से आप लोगों ने मुझे गिरफ्तार करके यहाँ पर बिठा दिया। पेरुमाल के बातें सुनने के बाद यहाँ का एक पुलिस वाला अपने इंसिडेंट के बारे में सुनाते रहता है कि किस तरह से ये लोग भी इस पुलिस जॉब को हासिल किया। हर एक के अपने अपने रीजंस होते हैं। गवर्नमेंट और इनकी फैमिली के बीच कुछ डीलिंग हुई होती है। पर इसी दरमियान में राघवेंद्र इनके पास आकर इन सारे लोगों को यहाँ से ले जाने लगता है। तभी राघवेंद्र का पैर फिसलकर ये खाई में गिरने लगता है। तभी पेरुमाल अपने हाथ की जंजीर राघवेंद्र पर फेंकने लगता है, कहने लगता है, अरे यार तुम फटाफट से इसको पकड़कर ऊपर आओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। यह सीन भी बहुत ही मस्त है। फाइनली पेरुमाल किसी भी तरह से इस राघवेंद्र को बचा लेता है, ऊपर खींच लेता है। बाद में पेरुमाल राघवेंद्र से ये कहने लगता है कि जब तक तुम अपना एक सच नहीं बताओगे मैं तुम लोगों को इस जंगल से बाहर नहीं निकालूंगा। तो राघवेंद्र यहाँ पर एक कन्फेशन करने लगता है। पहले पार्ट में जब राघवेंद्र और उसकी टीम मेंबर्स कुछ लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो पेरुमाल के आदमी वहाँ पर आकर अपने लोगों को बचा लिया था। इसी दरमियान में जब राघवेंद्र अपनी रिवॉल्वर निकालकर उन बंदों पर फायर करने ही वाला होता है तो गलती से बगल वाले कांस्टेबल को लग जाती है। ये कांस्टेबल तो हल्के से जख्मी होता है। राघवेंद्र से कहने लगता है, अरे तुम क्या ऑफिसर हो, एक रिवॉल्वर को नहीं चला पाए? ये सुनने के बाद राघवेंद्र का ईगो हट होकर उस कांस्टेबल को मार देता है और इल्जाम पेरुमाल के आदमियों पर डाल देता है। यह सुनने के बाद बाला नाम का एक कांस्टेबल इस राघवेंद्र पर बहुत गुस्सा करने लगता है क्योंकि जो मरा हुआ कांस्टेबल इसका बेस्ट फ्रेंड था। सारे लोग इस बाला को रोककर समझाने लगते हैं, उसको कूल कर देते हैं कि बेस कैंप जाने के बाद इस राघवेंद्र की कंप्लेन करेंगे। पेरुमाल अपनी कहानी दोबारा कंटिन्यू करने लगता है। पेरुमाल की पार्टी में एक केमिकल इंजीनियर था। एक दिन ये लोग किसी जगह पर बैठकर बॉम्ब्स बनाने का काम करते रहते हैं। उसी वक्त एक छोटी सी गलती की वजह से वो सारा बारूद जल जाता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इसी ब्लास्ट की वजह से उन सारे लोगों के छितरे उड़ जाते हैं। लकीली उस वक्त पेरुमाल साइड में होने की वजह से, मतलब थोड़ी दूरी पर होने की वजह से इसकी जान बच जाती है। अपनी आंखों के सामने इस हादसे को देखकर पेरुमाल ठान लेता है कि कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करेगा। दूसरे दिन पेरुमाल अपने पार्टी मेंबर से मीटिंग रखकर ये कहने लगता है कि मैं इस पार्टी के लीडरशिप से विथड्रॉ होना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम इसी ब्लास्ट की वजह से पुलिस वाले पेरुमाल के पार्टी के काफी सारे लोगों को एनकाउंटर करने लगे। मतलब यहाँ पर पेरुमाल इस ब्लास्ट की वजह से अपने क्लोजेस्ट लोगों को खो दिया था। इस सदमे से बाहर आने से पहले ही पुलिस वाले एनकाउंटर करने लगे। अब इस चीज का बदला लेने के लिए पेरुमाल की पार्टी वालों ने एक प्लान बनाया कि ये लोग एक रेल ब्रिज को तोड़ देंगे। वहाँ पर एक बॉम्ब भी फीट कर दिया था। थोड़ी देर के बाद इन लोगों को ये बात पता चली कि उस ट्रैक से आम पब्लिक की ट्रेन गुजरने वाली है। तो फटाफट से ये लोग दोबारा वहाँ पर जाकर उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने लगते हैं। सक्सेसफुली डिफ्यूज भी कर देते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से ब्रिज का वो बॉम्ब फट जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज डैमेज हो जाती है। तभी वो ट्रेन गुजरने की वजह से उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और काफी सारे आम पब्लिक जख्मी हो जाते हैं। यही सीन पार्ट 1 में दिखाया गया था। मतलब पेरुमाल की पार्टी वाले जानबूझकर इस ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं करवाया था। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और होता है। फिर प्रेजेंट डे पर ये लोग एक बेस पॉइंट पर आ जाते हैं। कुमरेशा जानबूझ के अपनी जीप को एक खाई में गिरा देता है। जाने अनजाने में इसके हाथों से भी कुछ गलतियां हुई, इसी की वजह से पेरुमाल पकड़ा गया। उसी वक्त यहाँ पर पेरुमाल के पार्टी मेंबर्स आते हैं, इन पुलिस वालों पर हमला करने लगते हैं। जबरदस्त तरीके से फायरिंग होती रहती है। पेरुमाल के कुछ आदमी मारे जाते हैं, कुछ पुलिस वाले मारे जाते हैं। लेकिन इसी दरमियान में ये बंदा राघवेंद्र उन लोगों को मारते रहता है जो इसका सच जानता है, वही अपने पुलिस वाले। क्योंकि अगर ये लोग डीएसपी के पास जाकर इसका सच बता देंगे तो इसका तो करियर खत्म। इसलिए राघवेंद्र सारे लोगों को मारने का डिसाइड कर लेता है। फिर बाद में पेरुमाल को मारने की धमकी देने की वजह से पेरुमाल के सारे आदमी पुलिस के सामने आ जाते हैं। मतलब सरेंडर होने का नाटक करते हैं, लेकिन सरेंडर होते नहीं। पुलिस वालों के पास से सारे गन्स वगैरह लेकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। आइन टाइम पर वो राघवेंद्र अपनी रिवॉल्वर लेकर पेरुमाल पर फायर करने पर ये थोड़ा जख्मी हो जाता है, लेकिन पेरुमाल उल्टा हमला करने से अपने आदमियों को रोकने लगता है। अपने आदमियों को लेकर फटाफट से यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ वो चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर मीडिया को ये खबर पहुँचा देते हैं कि पुलिस वालों ने पेरुमाल को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि इनको अभी तक अपडेट नहीं मिला होता ना, इसीलिए। तभी थोड़ी देर के बाद राघवेंद्र इन लोगों को वॉकी टॉकी के जरिए से लेटेस्ट न्यूज सुनाने लगता है कि पेरुमाल के आदमियों ने आकर पेरुमाल को ले गए।
ये खबर सुनाने के लिए हमारे पास वॉकी टॉकी नहीं था। दूसरे चेक पोस्ट पर आकर हम ये खबर आपको सुना रहे हैं। उसके बाद ये लोग अमुदन नाम के एक ऑफिसर को हायर करते हैं पेरुमाल और उसके आदमियों को पकड़ने के लिए। मतलब राघवेंद्र के प्लेस में इस अमुदन को ज्वाइन करते हैं और उसी तरह राघवेंद्र को अरेस्ट भी करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने काफी सारे काम किया था। सो उसी तरह से अमुदन अपनी बहुत बड़ी टीम को लेकर उस चेक पोस्ट के पास जाकर राघवेंद्र को यही सारी चीजें सुनाने लगता है। ये पुलिस वाला कुमरेशा को भी एक राइफल देने लगता है। इस तरफ पेरुमाल और उसके आदमी बहुत ही मुश्किल से उस जंगल के रास्ते से गुजरते रहते हैं और वो भी डिवाइड होकर। तभी किसी जगह पर आने के बाद अमुदन को ये एहसास होने लगता है कि सामने की तरफ पेरुमाल के आदमी है। जबरदस्त तरीके से फायरिंग स्टार्ट होती है। इस फायरिंग में भी काफी सारे लोग मारे जाते हैं, कुछ पुलिस वाले, कुछ पेरुमाल के आदमी। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले उस रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लेते हैं जब वो हेडक्वार्टर्स पर जा रहा था। इस तरफ फायरिंग के दौरान दोबारा राघवेंद्र अपने साथियों को मारने लगता है जो इसकी कन्फेशन सुनी थी। अमुदन पेरुमाल के कुछ आदमियों को पकड़कर इनका एनकाउंटर कर देता है। अब ये चीज देखकर पेरुमाल डिसाइड कर लेता है कि ये अकेला पुलिस वालों के पास जाकर सरेंडर हो जाएगा, क्योंकि अब मेरा टाइम तो खत्म हो चुका है, अब तुम्हारा टाइम आने वाला है। आगे की पीढ़ी हमारी पार्टी को आगे बढ़ाना होगा। थोड़ी देर के बाद राघवेंद्र जब दोबारा किसी बंदे को मारने वाला होता है, मतलब पुलिस वाले को, तभी ये चीज कुमरेशा देखकर राघवेंद्र को बहुत मारने पीटने लगता है। अमुदन के सामने प्रूफ कर देता है कि राघवेंद्र ने हमारे साथियों को मारा। इसके रिवॉल्वर में सिर्फ 3 ही राउंड्स बचे हैं। अमुदन कहने लगता है ठीक है, इसके बारे में हम बाद में देखते हैं, फिलहाल हमारा दुश्मन ये नहीं सामने वाला है। पेरुमाल डिसाइड कर लेता है कि पुलिस वालों के पास जाकर सरेंडर हो जाएगा, इसको कोर्ट ले जाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले ने खुद मीडिया में यह अनाउंस कर दिया कि पुलिस वालों ने पेरुमाल को अरेस्ट कर लिया। इस तरह से पेरुमाल सरेंडर हो जाता है, लेकिन अमुदन इसको अरेस्ट करने के बजाय गोलियों से भून देता है। कुमरेशा और बाकी लोग पेरुमाल पर फायर नहीं कर पाते, जिन जिन लोगों ने पेरुमाल की कहानी सुनी। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक दिन पेरुमाल अपनी वाइफ लक्ष्मी से कहा था कि अगर किसी दिन पुलिस वालों ने मुझे मार दिया तो तुम मेरी बॉडी क्लाइम करने के लिए मत आना। मैं लोगों के लिए अनजान हूँ, अनजान ही रहने दो, वो लोग यही समझने दो कि मेरी कोई फैमिली है ही नहीं। खैर प्रेजेंट पर ये सारे पुलिस वाले पेरुमाल की लाश को बहुत ही घिनौनी तरीके से बेस कैंप पर ले जाने लगते हैं। रास्ते के दरमियान में कुमरेशा और कुछ पुलिस वाले अमुदन से बहस करने लगते हैं कि आपने पेरुमाल को क्यों मारा, वो तो सरेंडर होना चाहता था। अमुदन यही कहने लगता है कि मुझे पता नहीं ये अच्छा बंदा है या बुरा, मुझे तो ऊपर से ऑर्डर आए हैं, मैंने बस अपने ऑर्डर्स को फॉलो किया और ऊपर से सिस्टम के खिलाफ भी काम किया इसने। दूसरी तरफ उस पेरुमाल की मौत की खबर इस चीफ सेक्रेटरी को मिल जाती है। ये चीफ सेक्रेटरी सीएम से बात करते हुए कहने लगता है, अरे सर इस बात को हम यहीं पर दबा देंगे। जब जब लोगों के अंदर ये न्यूज फैलाते रहेंगे कि पेरुमाल दोबारा वापस लौट आया है, वो यहाँ पर नजर आ रहा है, वो वहाँ पर नजर आ रहा है, मतलब इस तरह से यकीन दिलाएंगे कि पेरुमाल अभी भी जिंदा है, पुलिस की चंगुल से बच निकल गया। दूसरी तरफ कुमरेशा जीप को ड्राइव करते हुए खाई के एज पर लाकर खड़ा कर देता है। ये देखकर जीप में के सारे लोगों की मूछी निकल जाती है। अमुदन बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि गाड़ी को घुमा कुमरेशा, मैं तुम्हें प्रमोशन दिलवाऊंगा, लेकिन कुमरेशा भी ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से इस जीप को उसी हालत में रखकर ये जीप से उतर जाता है। ठान लेता है कि ये भी पेरुमाल के पार्टी में काम करेगा। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।